Hello, future chartered accountants. Today we are going to revise chapter number 3, risk assessment and internal control. So let us start with the discussion. So what do you mean by the term audit risk? Audit risk means that something could go wrong. So it is a function of the three things. First one being the inherent risk, the second one being the control risk, and the third one being the detection risk. अब आप समझो क्या होता है. देखो, इनहेरेंट रिस्क मतलब इट इज द ससेप्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन टू अ मिसस्टेटमेंट. मतलब एक अकाउंट बैलेंस ही ऐसा है कि वो अपने आप ही मिसस्टेट हो जाएगा. मतलब जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स अकाउंट बैलेंस है, लेट्स सपोज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स अकाउंट. तो दिस अकाउंट बैलेंस इज susceptible to the misstatement. It is the inherent risk. ठीक है. अब अपन आते हैं कंट्रोल रिस्क. जो इनहेरेंट रिस्क को कम करने के लिए क्या लगाया जाता है? कंट्रोल्स. अब क्या है कि वो कंट्रोल्स उस इनहेरेंट रिस्क को मिटिगेट नहीं कर पाएंगे. दिस इज नोन एज कंट्रोल रिस्क. ठीक है. तो देखो, इनहेरेंट रिस्क को मिटिगेट करने के लिए वी अप्लाई कंट्रोल्स एंड द पॉसिबिलिटी दैट द कंट्रोल वुड नॉट बी एबल टू कवर द इनहेरेंट रिस्क इज नोन एज कंट्रोल रिस्क. ठीक है. फिर आता है डिटेक्शन रिस्क. तो अब देखो, इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इज नोन एज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. तो अगर मान लो अब क्या है, रिस्क है कि ये अकाउंट बैलेंस मिसस्टेट हो सकता है. दिस इज अ फंक्शन ऑफ इनहेरेंट रिस्क एंड द कंट्रोल रिस्क. अब डिटेक्शन रिस्क क्या होता है? दैट द ऑडिटर्स प्रोसीजर्स विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट अ मिसस्टेटमेंट व्हेन इन फैक्ट इट डज एग्जिस्ट. तो ये होती है डिटेक्शन रिस्क. तो अगर मैं बोलूं, ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ थ्री थिंग्स. The first one being the inherent risk, the second one being the control risk, and the combination of this is known as risk of material misstatement, and the third one is the detection risk, that is the auditor's procedure will fail to detect a misstatement. अब अपन के लिए एक illustration है स्टडी मटेरियल की, बहुत अच्छी illustration है, इसे समझते हैं अपन. यहाँ पे क्या है, एक अकाउंट बैलेंस है जिसकी 40% प्रोबेबिलिटी है कि उसमें क्या है, जो बैलेंस होगा वो इट विल बी डिफॉल्टेड. ठीक है. तो मतलब इनहेरेंट रिस्क इज इक्वल्स टू 40%. तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसे, तो मैंने क्या लिखा, इनहेरेंट रिस्क इज इक्वल्स टू 40%. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे लिखा इनहेरेंट रिस्क इज इक्वल्स टू 40%. ठीक है. फिर अपन ने पढ़ा, इंक्वायरिंग ऑन द सेम मैटर टू द मैनेजमेंट हैज अश्योर्ड दैट द इंटरनल कंट्रोल कैन प्रिवेंट सच डिफॉल्टेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 75%. मतलब कंट्रोल्स कितना प्रिवेंट कर देंगे? 75% प्रिवेंट कर देंगे. तो मतलब 25% ऐसा है जो प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे कंट्रोल्स. ठीक है. तो कंट्रोल रिस्क क्या हुई? इज इक्विवेलेंट टू 25%. ठीक है. तो अब जो रोमम क्या हुआ? रोमम हुआ 40% मल्टीप्लाइड विद 25%. सो दिस कम्स आउट टू 10%. दिस इज नोन एज रोमम. इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाइड विद कंट्रोल रिस्क इज नोन एज रोमम. अब अपन ने पढ़ा कि ऑडिटर अब अपना प्रोसीजर लगाएगा. ठीक है. तो ऑडिटर प्रोसीजर कितने डिटेक्ट कर देंगे मिसस्टेटमेंट? 60% का. तो मतलब ऑडिटर कितना नहीं डिटेक्ट कर पाएगा? तो डिटेक्शन रिस्क कितना है? 100 माइनस 60%. तो मतलब 40% ऑडिटर नहीं डिटेक्ट कर पाएगा. तो अब अपन ने पढ़ा रोमम इनटू डिटेक्शन रिस्क इज इक्विवेलेंट टू ऑडिट रिस्क. तो 10% मल्टीप्लाइड विद 40% कम्स आउट टू 4%. सो द ऑडिट रिस्क इज इक्विवेलेंट टू 4%. तो अपने को ऑडिट रिस्क इज इक्वल्स टू इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क. ठीक है. इनहेरेंट मींस ससेप्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन टू अ मिसस्टेटमेंट. Control risk means that the applied control will fail to prevent the misstatement, and the detection risk that the auditor's procedure will fail to detect the misstatement even though it exists. ठीक है. ये होता है audit risk. अब अपन को आते assertions. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. व्हाट डू यू मीन बाई असर्शन? मैं बोलता हूँ कि मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 10,000 करोड़ के है. तो ये क्या असर्ट करता है? क्या यूजर्स को बताता है कि दिस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट. ठीक है. आई हैव द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स दिस प्रॉपर्टी. तो मेरे पास 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है. दिस मीन्स दैट आई हैव इन दिस प्रॉपर्टी इज इन एग्जिस्टेंस. आई हैव द राइट्स टू इट एंड दिस बैलेंस इज कंप्लीट. दिस अकाउंट बैलेंस इज कंप्लीट. मतलब इसमें 10,000 में सारी प्रॉपर्टीज कवर है जो कि मेरे पास, जो दैट द एंटिटी होल्ड्स फॉर कंप्लीटनेस. एंड द फोर्थ पॉइंट इज वैल्यूएशन एंड अलोकेशन. तो जब अकाउंट बैलेंस का मतलब क्या होता है? जो बैलेंस शीट आइटम है. तो बैलेंस शीट आइटम में 4 असर्शन होती है. कौन कौन सी? एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन एंड अलोकेशन. ठीक है. अकाउंट बैलेंस मीन्स क्या होता है? बैलेंस शीट आइटम. ट्रांजैक्शंस मतलब क्या होता है?
प्रॉफिट एंड लॉस आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब रेवेन्यू, एग्जांपल लेते हैं रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर का, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इस साल में इतनी सेल हुई थी, दिस इंप्लाइज दिस इज अकरेंस, ठीक है। दिस बैलेंस इज कंप्लीट, ठीक है, दिस इज एक्यूरेट, है ना। और आपने सेल में कट ऑफ प्रोसीजर देखा होगा कि पिछले अगले साल की सेल इस साल तो नहीं बुक हो गई, तो कट ऑफ प्रोसीजर, एंड द सेल हैज बीन अप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड वेदर इट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और दी अदर इनकम, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन, तो मैंने बोला कट ऑफ, क्लासिफिकेशन, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड अकरेंस. Occurrence is one of the important point in transactions because we have to test the transaction for occurrence assertion. ठीक है, तो अपने को ये माइंड में बैठाना है. मतलब ट्रांजैक्शन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंट बैलेंस मींस हमारा बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट में हम क्या क्या देखते हैं, इट एग्जिस्ट, इट इज कंप्लीट, इट वी हैव द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंड इट्स वैल्यूएशन इज अप्रोप्रिएट एंड वी check the following assertion for the P&L items. First of all, it is occurred, it is complete, it is accurate, it is the appropriate cut-off procedures have been applied with, and the classification is appropriate. अब अपन पढ़ते हैं प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स में क्या क्या असर्शन है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कभी भी 4 नंबर का एक असर्शन का बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वैसे भी ये एडेड है, मतलब नया टेक्स्ट ऐड किया है स्टडी मटेरियल में, सो इट इज इंपॉर्टेंट. तो डिस्क्लोजर्स में अपन क्या देखेंगे कि कंप्लीट डिस्क्लोजर्स दिए हमने, क्लासीफाई हमने उसे सही तरीके से किया, एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, इट इज एक्यूरेट, एंड इट्स द अमाउंट दैट आर डिस्क्लोज आर करेक्टली वैल्यूड. तो एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, अकरेंसेज एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. अकरेंसेज में एग्जांपल ले सकते हो कि अपन बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी इतनी है, तो एक्चुअल में अकर है हुई है वो, एंड द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आर करेक्ट. तो ये आपको कुछ बहुत असर्शंस लर्न करनी है, ठीक है. अब अपन चलते हैं, असर्शंस अपन ने समझ लिया, अब अपन चलते हैं स्टेप्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन. तो देखो, सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करना है. देखो, ये थोड़ा आंसर ना आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, लेकिन आपको इसी तरीके से याद करना, ठीक है. सबसे पहले आप क्या करना, असेस करना सिग्निफिकेंस ऑफ द रिस्क, ठीक है. तो असेस द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिस्क, है ना. अब उस अगर वो रिस्क होती है तो इम्पैक्ट क्या पड़ता है, उस रिस्क की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है. एंड ऑल्सो रिवाइज द मटीरियलिटी अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंस. तो आप करना असेस द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिस्क. अगर वो रिस्क होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, और उसकी क्या लाइटलीहुड है फॉर दी, मतलब क्या चांसेस है कि दैट इट विल अकर, ठीक है. और फिर हमें देखना है कि किन असर्शंस को वो इफेक्ट डालती है, एग्जिस्टेंस को इफेक्ट डालती है, कंप्लीटनेस को इफेक्ट डालती है, कौन सी असर्शन को इफेक्ट डालती है. मतलब हमें सिग्निफिकेंस ऑफ द रिस्क को असेस करना है. अगर वो होती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या लाइटलीहुड है उसका होने का, एंड दी असर्शन दैट इट इफेक्ट्स, ठीक है. एंड दी फिर वी नीड टू ऑल्सो कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क ऑन ईच ऑफ द असर्शन. तो टोटल 8 टाइप की असर्शंस होती है, वो आपको देख लेनी है, ठीक है. आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क. तो हमें देखना है कि ऊपर वाली रिस्क में कोई सिग्निफिकेंट रिस्क को नहीं है, हमें इंक्वायरी करनी है मैनेजमेंट से, एंड वी नीड टू कंसिडर वेयर देयर इज रिस्क देयर विल ऑलवेज बी अ कंट्रोल. सो वी नीड टू कंसिडर द नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल. तो मैं सबसे पहले बोलूँगा असेस द सिग्निफिकेंस. अगर वो होता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लाइटलीहुड क्या है, किन असर्शंस को इम्पैक्ट डालती है ना. डॉक्यूमेंट करो उस चीज को जिन जिन असर्शंस को इफेक्ट डालती है. व्हाट इज द डिग्री, इज देयर एनी सिग्निफिकेंट रिस्क, इंक्वायर फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड कंसिडर द नेचर ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम दैट वुड हैव बीन इन प्लेस टू मिटिगेट द रिस्क, ठीक है. तो ये अपना पॉइंट हो जाता है. ये 4-5 पॉइंट आप बस लर्न करना. स्टेप्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन पेपर में आ सकता है, इसलिए मैंने बता दिया. अब आप यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक इलस्ट्रेशन नहीं एडेड है, ठीक है. इसमें क्या हो रहा है कि वैलिड मतलब बिना परचेज ऑर्डर के ही सीधा परचेज होनी जा रही है, ठीक है. अबाउट 40% परचेजेस वर मेड विदाउट द वैलिड परचेज ऑर्डर. तो अब देखो हमें क्या असर्शन, हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, वी नीड टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ परचेजेस. कई फेक परचेजेस तो नहीं है. हम अकाउंट बैलेंस, हम कौन सा अकाउंट बैलेंस चेक करना चाह रहे हैं, एक परचेज का अकाउंट बैलेंस चेक करना चाह रहे हैं, एक अकाउंट्स पेबल का, ठीक है. तो हमारे अकाउंट बैलेंस अफेक्टेड कौन कौन से, एक परचेज एंड एक अकाउंट्स पेबल. तो असर्शन क्या है, वैलिडिटी ऑफ द परचेजेस, फेक परचेजेस तो नहीं है, ठीक है. अब हम ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे क्या. अब देखो अपन को क्या टेस्ट करना है कि परचेज क्या वैलिड है या नहीं है. तो अपन को क्या करना है, परचेजेस का सिलेक्शन करना है, ठीक है. हम क्या देखेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस जो वेंडर्स के साथ हुई है, बातचीत क्या हुई है, ठीक है. परचेज रिक्विजिशन हमने कितने भेजे हैं. परचेज रिक्विजिशन मींस जब परचेज ऑर्डर कब प्लेस होता है, जब इंटरनल डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट आती है कि भाई इतनी क्वांटिटी आपको परचेज करनी है. तो सबसे पहले परचेज रिक्विजिशन आता है, फिर परचेज ऑर्डर बनता है. तो हम परचेज रिक्विजिशन देखेंगे और उसका रिकंसिलिएशन देखेंगे. तो हम बेसिकली इंटरनल डॉक्यूमेंट जो कि परचेज
परचेज रिक्विजिशन है उसके बेसिस पे परचेजेस को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर हम वेंडर की लिस्टिंग ले लेंगे, हम देखेंगे कि वेंडर की लिस्टिंग ले लेंगे अलॉन्ग विद द एजेंट, ठीक है। अगर मान लो फेक परचेजेस है तो ऑब्वियसली बात है उसकी पेमेंट नहीं हुई होगी, ठीक है। तो हम अगर मान लो देखो क्या चीज़ हो सकती है, एक तो फेक परचेजेस को अपन को टेस्ट करना है तो हम उसके लिए क्या ले सकते हैं, एजिंग ले सकते हैं कि भाई इतने टाइम से हमने पैसा क्यों नहीं दिया, ठीक है। लेकिन कुछ बहुत सिनारियोज ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे हमने पैसा पहले दे दिया, तो फॉलो अप द मटेरियल अमाउंट पेड बिफोर द नॉर्मल क्रेडिट पीरियड। तो हम इसके लिए पूछेंगे कि ऐसा क्या मतलब इसने हमें डिस्काउंट दिया कि हमने इसे पहले पेमेंट दे दी, कोई तो रीज़न रहा होगा ना, दैट वी हैव पेड बिफोर द ड्यू डेट, है ना। तो ये वाला अपन भी इंक्वायर कर लेंगे। हम कंपनी के परचेज ऑफिसर से मिलेंगे और उससे हम रेस्पॉन्स लेंगे टू आर इंक्वायरीज दैट द परचेजेस आर मेड विदाउट द परचेज ऑर्डर्स। आप बताओ क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। एंड वी विल डिस्कस द समरी ऑफ सच इश्यूज विद द क्लाइंट। तो हम इनके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो ये इलस्ट्रेशन देख लेना। अब आता है रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच। रिस्क बेस क्या बोलता है, रिस्क बेस बोलता है 3 स्टेप है, ऑडिट के 3 स्टेप है। आप रिस्क बेस्ड ऑडिट की 3 स्टेप होती है। सबसे पहले रिस्क को असेस करो, ये आंसर में थोड़ा चेंज है तो आप अच्छे से लर्न करना। सबसे पहले रिस्क को असेस करना, फिर हमें क्या करना है, प्रोसीजर्स डिजाइन करने हैं इस तरीके से टू एड्रेस दोज रिस्क एंड इशू इन एन अप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू असेस द रिस्क, वी नीड टू डिजाइन एंड परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स टू एड्रेस द रिस्क एंड वी नीड टू इशू एन अप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट। तो रिस्क असेसमेंट, वी नीड टू रिस्पॉन्स टू दिस रिस्क एंड वी नीड टू रिपोर्ट। तो 3 फेज है, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स एंड रिपोर्टिंग। तो रिस्क असेसमेंट में क्या क्या होता है, तो हम इसमें परफॉर्म करते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को, हम इसमें असेस करते हैं द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और हम आइडेंटिफाई करते हैं कंट्रोल जो कि दैट आर इन प्लेस टू मिटिगेट द रिस्क। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कंट्रोल्स एंड असेस देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन दैट कि वो कितने इफेक्टिव है टू मिटिगेट। देखो यहाँ पे हम क्या टेस्ट करते हैं, सिर्फ डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे हम कंट्रोल्स की टेस्टिंग नहीं करते, वी डू नॉट परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अभी हम क्या कर रहे हैं, रिस्क को असेस कर रहे हैं। तो रिस्क को असेस करते वक्त हम इंटरनल कंट्रोल्स की सिर्फ डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं, हम उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को नहीं देखते। वो हम कहाँ पे देखते हैं, वो हम रिस्क के रिस्पॉन्स में देखते हैं। मतलब ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस विल बी टेस्ट इन द सेकंड फेज, ठीक है, क्योंकि वहां पे हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम रिस्क असेस करते हैं, देन वी रिस्पॉन्ड टू द रिस्क एंड देन वी डू अप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग। तो हम परफॉर्म करते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, उससे हम रोमम को असेस करते हैं, वी आइडेंटिफाई रेलेवेंट कंट्रोल्स विद रिगार्ड टू देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, एंड वी आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रिस्क। तो ये रिस्क को असेस करना। अब अपन रिस्क को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, वी विल परफॉर्म सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, है ना, assertion that cannot be addressed by the substantive procedures alone। तो मतलब हम देखो जिसमें हम क्या करेंगे, we will perform a combination of the substantive analytical and internal control testing, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मतलब जहाँ पे substantive procedure will not be only sufficient, we will also perform test of controls। like suppose purchases, इतना बड़ा GL है, अब अपन सब सारा थोड़ी परचेज वेरीफाई कर सकते हैं। so what we will do, we will verify the controls that exist on the purchases, the existence of internal control that if tested could reduce the need or scope for the other substantive procedure। तो हम पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेंगे, फिर टेस्ट ऑफ डिटेल करेंगे, ठीक है। we will also perform substantive analytical procedure and we will incorporate an element of unpredictability। तो देखो सबसे पहले रिस्क असेसमेंट, यहाँ पे हमने क्या किया, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए एंड वी असेस दी रोमम, ठीक है, और हमने इंटरनल कंट्रोल्स आइडेंटिफाई किए विद रिगार्ड टू देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ओनली, नॉट विद रिगार्ड टू देयर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, दैट वी विल टेस्ट इन द सेकंड फेज, दैट इज द रिस्पांस टू द रिस्क, ठीक है। तो रिस्पांस टू द रिस्क में हमने क्या किया कि जहां पे सब्सटैंटिव प्रोसीजर अलोन वुड नॉट बी सफिशिएंट, वी टेस्टेड इट फॉर इंटरनल कंट्रोल्स एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स भी परफॉर्म किए, सब्सटैंटिव एनालिटिकल भी प्रोसीजर्स भी परफॉर्म किए एंड वी आल्सो इनकॉर्पोरेटेड एन एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी विद इन आवर ऑडिट प्रोसीजर्स। अब अपन आते हैं इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, लेकिन मैं आपको यहाँ से नहीं याद कराऊंगा, इसे मैं यहाँ से लर्न कराऊंगा। थोड़ी स्टडी मटेरियल में ना इसकी लैंग्वेज ना स्टैंडर्ड से थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन जो स्टैंडर्ड ऐसे 315 में डेफिनेशन दी गई है वो अपन लर्न करते हैं। इंटरनल कंट्रोल मीन्स दी प्रोसेसेस डिजाइन, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन, किसने, TCWG एंड मैनेजमेंट, ठीक है, टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एन एंटिटीज ऑब्जेक्टिव। क्या क्या एंटिटी ऑब्जेक्टिव है, कि रिलायबिलिटी ऑफ फिनेंशियल रिपोर्टिंग, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स एंड कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। तो क्या क्या 4 ऑब्जेक्टिव है। एंटिटी क्या है, रिलायबिलिटी ऑफ financial reporting, relevance and reliability of effectiveness of operations, safeguarding of assets and compliance with
laws and regulation. तो ऐसे policies and procedure that are designed, implemented and maintained by TCWG management and other personnel to provide the reasonable assurance about the entity's achievement of the following objective. Which four objective? Relevant and reliability of financial reporting, ठीक है, effectiveness and efficiency of operations, safeguarding of assets and compliance with laws and regulation. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब अपन चलते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, अपन ने पढ़ लिया. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल. में तो आप अगर पेपर में आ जाए तो यू शुड ओनली लिस्ट द डेफिनेशन. तो पेपर में अगर नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सिर्फ डेफिनेशन लिख देनी है. दीज आर दी पॉलिसी एंड प्रोसीजर डिजाइन, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन बाय TCWG एंड मैनेजमेंट टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट द एंटिटीज अचीवमेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव. कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स? तो 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं दैट इज इंक्लूडेड विद इन द स्कोप ऑफ इंटरनल कंट्रोल. दैट इज द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, रिलायबिलिटी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन एंड सेफगार्डिंग द एसेट्स. तो ये एंटिटी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है. विच ऑब्जेक्टिव? एंटिटी के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है? एंटिटी के ये वाले ऑब्जेक्टिव है. सो दिस डिफाइंस द स्कोप ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. तो स्कोप ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है कि वो एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स को हेल्प करने में हेल्प करता है. मतलब टू अचीव द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव इंटरनल कंट्रोल प्लेज अ वाइटल रोल. ये पॉइंट है. तो ये दिस इज द स्कोप. तो नेचर में इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन, स्कोप में भी वही चीज है. ठीक है. अब आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. इंटरनल कंट्रोल क्या बोलता है? ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरनल कंट्रोल्स लगाने का? ठीक है. तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि सारे ट्रांजैक्शन प्रॉपरली ऑथराइज्ड होने चाहिए. ठीक है. जैसे ही वो हुए वैसे ही वो रिकॉर्ड होने चाहिए फिनेंशियल स्टेटमेंट में. मतलब देयर शुड नॉट बी अ डिले. तो प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड होनी चाहिए. उसे सेफगार्ड करना चाहिए फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज और डिस्पोजिशन. तो ये हो गया सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स. ठीक है. और उन्हें वेरीफाई करना चाहिए एट रीजनेबल इंटरवल टू एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन इफ देयर आर एनी डिस्क्रिपेंसीज. तो मैं बोलूँ, अगर मैं सबसे पहले बोलूँ कि प्रॉपर ऑथराइजेशन हुआ है, दीज आर प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड, दे आर सेफगार्डेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज और डिस्पोजिशन, वेरीफाइड एट रीजनेबल इंटरवल, और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाता है. तो दीज आर दी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. जो अपन ने पहले पढ़ा था वो क्या था? ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटिटी था, जो इंटरनल कंट्रोल हेल्प करता है इन अचीविंग. ठीक है. लेकिन इंटरनल कंट्रोल के अपने क्या ऑब्जेक्टिव है? ट्रांजैक्शन इज प्रॉपरली ऑथराइज्ड, इट इज प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड, इट इज द एंटिटी is safeguarded from entities assets are safeguarded from unauthorized access, use or disposition, or the assets are verified at reasonable interval and appropriate action is taken if any discrepancy is observed. ठीक है. अब अपन ने पढ़ा कंट्रोल के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है. अभी अपन ने क्या पढ़ा? इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव. सबसे पहले अपन ने पढ़ा था एंटिटी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है. फिर अपन ने पढ़ा इंटरनल कंट्रोल के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है. अब अपन पढ़ रहे अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है. ये जो इंटरनल कंट्रोल था, दिस इज अ जनरल इंटरनल कंट्रोल. ठीक है. मतलब इसमें फिनेंशियल कंट्रोल्स भी है, ऑपरेशनल कंट्रोल्स भी है. लेकिन अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये क्या है? सिर्फ अकाउंटिंग कंट्रोल है. तो अकाउंटिंग कंट्रोल क्या बोलता है? इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है? पेपर में ध्यान से पढ़ना. किसके ऑब्जेक्टिव पूछे हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल पूछा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग कंट्रोल पूछा है, या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटिटी पूछा है. ठीक है. अब अपन को अकाउंटिंग कंट्रोल में क्या लिखना है? अपन को ये देखना है कि एंश्योर ऑल द ट्रांजैक्शंस आर recorded, these are real, these are properly valued, recorded timely, properly posted, properly classified and properly summarized. तो अगर मैं बोलूँ these are recorded, these are real, these are properly valued, these are recorded in a time period in which it should have been recorded, these are properly posted, these are appropriately classified and disclosed in the financial statement and these are properly summarized. तो ये अपने पॉइंट हो जाते हैं. So what is the limitations of internal control? अभी अपन ने पढ़ लिया इंटरनल कंट्रोल क्या होता है. अब इसमें कमियां समझते हैं. तो देखो, इंटरनल कंट्रोल लगाने की कॉस्ट जो होती है दैट मे सम टाइम आउटवे द बेनिफिट्स दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग द कंट्रोल. तो मैनेजमेंट कंसिडरेशन दैट द कॉस्ट डज नॉट एक्सीड द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स. तो मतलब कॉस्ट कैन एक्सीड द बेनिफिट्स. तो फिर इंटरनल कंट्रोल लगाने का फायदा ही नहीं है. ठीक है. एंड इट डज नॉट टेंड्स टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अनयूजुअल ट्रांजैक्शन. इंटरनल कंट्रोल होता क्या है? एक रेपिटेटिव प्रोसेस के लिए लगता है. ठीक है. जैसे परचेज ऑर्डर रेज होगा तो दिस इज फॉर अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. लेकिन अगर कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन आ जाता है तो उसमें इंटरनल कंट्रोल आना बहुत मुश्किल हो जाता है. एंड द एम्प्लॉयज माइट सर्कमवेंट द इंटरनल कंट्रोल थ्रू देयर कॉलिजन. ठीक है. या फिर जो पर्सन रेस्पॉन्सिबल है फॉर एक्सरसाइजिंग एन इंटरनल कंट्रोल माइट अब्यूज दैट पोजीशन. ठीक है. या फिर मैनिपुलेशंस बाय मैनेजमेंट. तो कॉस्ट and it does not tend to be directed towards unusual nature, circumvention,
people who is responsible for exercising the control might abuse that authority and manipulations by management. तो objective of the entity, objective of the internal control properly उसमें अपने क्या पढ़ा था, promptly recorded, authorized, safeguarded and verification, ये internal control के objective थे. फिर अपन ने accounting controls के objective पढ़े, these are real, these are recorded, properly posted, properly classified, properly summarized, ये सारी valuation. ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं structure of internal control. तो 4 पॉइंट्स है इसमें. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होना ही होना चाहिए, ठीक है. फिर वही वाले पॉइंट जो अपन ने पढ़ा था ना ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है, कि ऑथराइजेशन होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव क्या था इंटरनल कंट्रोल का, ऑथराइजेशन होना चाहिए, है ना. एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट, ये देखो ये वही पॉइंट है कि दीज आर एग्जीक्यूटेड इन अकॉर्डेंस विथ मैनेजमेंट जनरल और स्पेसिफिक ऑथराइजेशन. ऑथराइजेशन वाला पॉइंट आ गया, तो ये बेसिकली ऑथराइजेशन वाला ही पॉइंट है. तो अपन ने ऑथराइजेशन पढ़ा था. दीज आर प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड, दीज आर क्लासिफाइड, ठीक है, प्रॉपरली क्लासिफाइड एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन शुड फैसिलिटेट मेंटेनिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर द एसेट्स. तो इसमें बेसिकली वही पॉइंट आने हैं. कौन से वाले, जो अपन ने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल नहीं पढ़ा था, ऑथराइजेशन, प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड, क्लासिफिकेशन, ठीक है, प्रॉपरली वैल्यूड, है ना. एसेट्स एंड रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज और डिस्पोजिशन. दिस इज सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स. तो देखो एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स. तो मैं बोलूँ सबसे पहले सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, फिर हमारा आता है ऑथराइजेशन, फिर एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट दैट दीज आर एग्जीक्यूटेड विद ऑथराइजेशन, दीज आर प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड, these are classified in appropriate accounts, ठीक है. ट्रांजेक्शन should be recorded in a manner so as मतलब कि उसी दिन अगर हम financials बनाना चाहे तो वो correct financial बने. should be recorded in a manner so as to facilitate preparation of the financial statement in accordance with applicable accounting standard and relevant statutory requirement. मतलब इसका basically मतलब क्या है कि these should be promptly recorded only, क्योंकि तभी तो हमारे financials would be accurate. तो adequacy of records and document. and अपन का सबसे लास्ट पॉइंट आता है accountability and safeguarding of assets. तो अपन ने जो objectives of internal control पढ़े थे, these are promptly recorded, authorization, safeguarding of assets, verification of assets. ये पढ़े थे 4 ऑब्जेक्टिव. वो सेम स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल है, बस एक एडिशनल पॉइंट क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज. ऑथराइजेशन एज इट इज है. एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट में वही पॉइंट्स आने हैं. एग्जीक्यूटेड विद ऑथराइजेशन, ठीक है, प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड. प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेट बनने चाहिए, ठीक है. फिर दीज आर क्लासिफाइड अप्रोप्रिएटली एंड शुड फैसिलिटेट मेंटेनिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर द एसेट. इसमें भी सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स की बात हुई है, तो ये अपना पॉइंट हो गया. एंड अकाउंटेबिलिटी एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज इंडिपेंडेंट चेक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिपेंडेंटली चेक भी किया जाए, ठीक है. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो 5 पॉइंट्स आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल में, जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड है. फर्स्ट वन मीन ऑथराइजेशन, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स एंड एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट. और 2 नए पॉइंट है, इंडिपेंडेंट चेक्स एंड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ठीक है. ये आपको लाना जाना चाहिए. अब अपन पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. बहुत सिंपल है. सबसे पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट, फिर एंटिटीज, एंटिटी का रिस्क असेसमेंट. अभी जो अपन ने रिस्क बेस्ड ऑडिट पढ़ा था, वहां पे क्या था, ऑडिटर का रिस्क असेसमेंट था. यहाँ पे क्या है, एंटिटी का रिस्क असेसमेंट है. कंट्रोल एक्टिविटीज, ये किसका कंट्रोल्स है, एंटिटी का कंट्रोल्स है, ठीक है. इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स. तो सबसे पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट. कंट्रोल एनवायरनमेंट में हम क्या देखेंगे कि मैनेजमेंट कितना बोलता है टू ऑब्जर्व इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज. तो कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, मतलब हम इसमें देखेंगे कि मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी कितने प्रोएक्टिवली काम करते हैं टू गेट द रिजल्ट्स आउट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल. तो इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज के लिए कितना स्ट्रेस करता है मैनेजमेंट, ठीक है. एंड मैनेजमेंट कितना स्ट्रेस करता है कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस. तो कमिटमेंट से कॉम्पिटेंस पहुंचने के लिए मैनेजमेंट कितना स्ट्रेस करता है. एंड पार्टिसिपेशन बाय टीसीडब्ल्यूजी, मैनेजमेंट की क्या फिलॉसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल है, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, व्हाट इज द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हाट आर द ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस. तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में बहुत सिंपल है. मैनेजमेंट की क्या फिलॉसफी है, पार्टिसिपेशन बाय टीसीडब्ल्यूजी, फिर हमारा क्या बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स की क्या पॉलिसी है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना. तो सबसे पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट. 5 कंपोनेंट्स होते हैं इंटरनल कंट्रोल का. सबसे पहला कंट्रोल एनवायरनमेंट, जिसमें हमने पढ़ा मैनेजमेंट की क्या है, ठीक है, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस एंड मैनेजमेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, है ना. कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ द इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज. तो हम यहाँ पे मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी के अराउंड घूमते हैं, तो ये भी पॉइंट अपना क्लियर हो जाता है. फिर अपन चलते हैं एंटिटी की रिस्क असेसमेंट. एंटिटी में कब रिस्क अराइज होती है या फिर चेंज कब होती है. तो देखो एंटिटी रिस्क कब अराइज हो सकती है या कब चेंज हो सकती है. देखो अगर मान लो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट ही बदल गया या फिर कोई नया बंदा आया, तो नई मतलब अब क्या पता ना वो गलती कर दिया कोई ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने में, या फिर नया इन्फॉर्मेशन सिस्टम आया है, या फिर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई कि अब जो पुराने कंट्रोल्स थे वो दैट आर नॉट इफेक्टिव. तो नया सिस्टम आया है, नया बंदा आया
आया है, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट बदल गया, या फिर रैपिड ग्रोथ है, या नई टेक्नोलॉजी आई है, या नया बिजनेस मॉडल आया है, या फिर कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, या फिर नई अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट आई है, जैसे इंड AS 116 आया था, ठीक है। तो इस टाइप में तो नया बंदा आया, नया IT सिस्टम आया, नया अकाउंटिंग आया है, रैपिड ग्रोथ है, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा है, नई टेक्नोलॉजी आई है, तो इन केसेस में रिस्क बढ़ सकती है। तो सबसे पहले कंट्रोल इन्वायरमेंट, जहाँ पे मैनेजमेंट TCWG, इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यूज, अपन ने कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंट्रोल इन्वायरमेंट डन, फिर आए अपन रिस्क असेसमेंट, कब रिस्क अराइज हो सकती है, कब चेंज हो सकती है, नया बंदा आया, नया IT आया, चेंज इन क्या बोलते हैं कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग हुआ हमारा, या फिर रैपिड ग्रोथ है, न्यू टेक्नोलॉजी आई है, इन सब चीज़ों में रिस्क एंड अराइज और चेंज, ठीक है। अब अपन आते हैं कंट्रोल एक्टिविटीज़, मतलब एंटिटी अपने लेवल पर कौन कौन सी कंट्रोल एक्टिविटीज़ लगाता है। देखो 4 टाइप की होती है। पहला परफॉर्मेंस रिव्यू, वो क्या करता है, अपने लेवल पे कंपेयर करता है, पिछली बार खर्चा इतना था, इस बार इतना है, ठीक है, पिछली बार रेवेन्यू इतना था, इस बार इतना है, तो इसमें पता चलता है वो कंट्रोल से आ रहा है कि वो अपनी फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिव्यू कर रहा है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस रिव्यूज, ठीक है। फिर वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, मतलब 2 टाइप के कंट्रोल्स होते हैं, एक जनरल IT कंट्रोल, एक एप्लीकेशन, तो वो दोनों टाइप के कंट्रोल आता है। तो मैंने बोला सबसे पहले परफॉर्मेंस रिव्यूज, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, फिर तीसरा होता है फिजिकल कंट्रोल, मतलब जहाँ पे कैश रखा है उसने ताला लगा दिया उसके अंदर, तो वो दैट इज ऑल्सो अ कंट्रोल, ठीक है। तो देखो परफॉर्मेंस रिव्यू, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मीन्स IT में 2 कंट्रोल्स आता है, एक जनरल IT एंड एक एप्लीकेशन बेस, एक फिर तीसरा आता है फिजिकल कंट्रोल, जहाँ पे उसने ताला लगा दिया, ठीक है। और चौथा होता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल, दैट इज द सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। तो ड्यूटीज़ को वो सेग्रीगेट कर देता है, ठीक है। तो पहला अपना क्या बोलता है, ताला लगाता है, ठीक है, ताला लगा देता है। वो कंट्रोल्स कौन कौन से करता है, मतलब मैनेजमेंट कौन कौन से कंट्रोल्स एक्सरसाइज करता है, परफॉर्मेंस को रिव्यू करता है, ताला लगा देता है, फिजिकल कंट्रोल, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। अब अपन चलते हैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो अपन ने 5 कॉम्पोनेंट 3 तो पढ़ लिए, कंट्रोल इन्वायरमेंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, कंट्रोल एक्टिविटीज एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम। देखो अब हमारा जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए वो किस टाइप का होना चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विच इंक्लूड्स द फाइनेंशियल reporting system encompasses methods and records that identify and record all valid transaction। तो जो हमने अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल के फीचर्स पढ़े थे ना, कि ट्रांजेक्शन इज प्रॉपरली रिकॉर्डेड, प्रॉपरली क्लासिफाइड, प्रॉपरली वैल्यूड, प्रॉपरली पोस्टेड इन द करेक्ट टाइम पीरियड एंड प्रॉपरली द ट्रांजेक्शन एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स हैव बीन मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये सेम पॉइंट आ जाता है जो अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल के फीचर्स थे ना, क्योंकि यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, इन्फॉर्मेशन सिस्टम रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब कौन सा कंट्रोल की बात कर रही है यहाँ पे सिर्फ अकाउंटिंग कंट्रोल्स की बात की जा रही है। तो हमने वो अकाउंटिंग कंट्रोल के जो ऑब्जेक्टिव थे वो चिपका देने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो सेम टू सेम आंसर आ जाएगा। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स ये हो ही गया, ठीक है, ये छोड़वा। तो ये आपको समझ आया। 4th वाला पॉइंट, ये पता कौन से वाला पॉइंट है, मैं बताता हूँ आपको यार, आप कंफ्यूज मत होना। ये वाला पॉइंट है, जैसे 2 मिनट, ये अपना ये वाला, हाँ, अकाउंटिंग कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स। तो ये अपना ये वाला, ये प्रॉपरली रिकॉर्डेड, ठीक है। तो ये आप ये कर लेना। 25वें पेज पे चलते हैं अब अपन। तो ये अपन का कंट्रोल ये हो गया, सब कुछ डन, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। अब देखो अब क्या है, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं मॉनिटरिंग कैसे होती है। मॉनिटरिंग 2 तरीके से, एक इंटरनल चेक, एक इंटरनल ऑडिट, ठीक है। इंटरनल चेक क्या होता है, जहाँ पे नॉर्मल रूटीन में एक बंदे का काम दूसरा बंदा रिव्यू करता है, नॉर्मल रूटीन में, ठीक है। तो इंटरनल चेक होता है वो, ठीक है। तो अब इंटरनल चेक के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है कि फ्रॉड्स एंड एरर्स को टाइमली बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाए, ठीक है, टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड, ठीक है। एंड डिटेक्ट भी करना, साथ साथ में उसकी जो चांसेस है ऑफ हैपनिंग ऑफ एरर एंड फ्रॉड उसे रिड्यूस करना, टू अवॉइड एंड मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ कमीशंस ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, है ना। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि मेरा काम दूसरे बंदे रिव्यू में आ रहा है, तो एक प्रोसेस बन गई कि मेरा काम ये बंदा रिव्यू करेगा, तो एक एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया फिक्स होगा, ठीक है। इंटीग्रिटी बनी रहेगी बिजनेस की, क्योंकि हर समय जो बुक्स ऑफ अकाउंट है दैट इज सब्जेक्ट टू द चेक, प्रॉपर स्क्रूटनी एंड चेक। तो बुक्स की जो क्या बोलते हैं सत्यता है, वो इंटीग्रिटी विल बी मेंटेन, ठीक है। एंड इट विल प्रिवेंट दी एम्बेजलमेंट ऑफ कैश, मतलब कैश चोरी नहीं होगा, ठीक है। तो एरर्स एंड फ्रॉड को डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा, उसे मिनिमाइज करने में हेल्प करेगा, है ना। एफिशिएंसी बढ़ाएगा, लोकेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया एंड इंटीग्रिटी ऑफ द बिजनेस बढ़ाएगा, क्योंकि द बुक्स ऑफ अकाउंट आर सब्जेक्ट टू प्रॉपर स्क्रूटनी एंड चेक एंड इट विल प्रिवेंट द एम्बेजलमेंट ऑफ कैश, ठीक है। अब अपन समझो, देखो अपन ने ऑब्जेक्टिव पढ़ा ऑफ द इंटरनल चेक सिस्टम। अब अपन को समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है फॉर एन इफेक्टिव इंटरनल चेक सिस्टम। तो देखो मेरा काम रिव्यू कर रहा है कोई दूसरा बंदा, तो मुझे अपने काम की क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। तो फर्स्ट वन मीन द क्लैरिटी ऑफ रिस्क।
रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एक अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि बता सकता है कि किसका काम क्या है, तो डिवीजन ऑफ वर्क का एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एंड द पॉलिसी शुड बी स्टैंडर्डाइज, तभी तो हम क्या बोलते हैं इफेक्टिवनेस ला पाएंगे, इंक्रीज द एफिशिएंसी, तभी तो एक प्रोसेस स्टैंडर्डाइज होगी, तभी तो हम एफिशिएंसी ला पाएंगे अपने काम में। और फिर इस प्रोसेस को मॉनिटर भी किया जाना चाहिए। तो देखो क्लैरिटी होनी चाहिए मुझे, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, द प्रोसेस शुड बी स्टैंडर्डाइज ताकि एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाए, एंड दिस ऑल प्रोसेस शुड बी अप्रोप्रिएटली मॉनिटर्ड, दैट इज नोन बाय द नेम अप्रेजल, ठीक है। तो क्लैरिटी, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ वर्क, स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्लैरिटी, ये अपने को माइंड में बैठा लेना है, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है फॉर मेंटेनिंग अ गुड इंटरनल चेक सिस्टम, दी जनरल कंडीशंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो अभी अपन ने ऑब्जेक्टिव पढ़ा, ऑब्जेक्टिव क्या पढ़ा कि डिटेक्ट करे एरर्स एंड फ्रॉड, चांसेस को रिड्यूस करे क्या बोलते हैं होने के ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स, ठीक है। एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंटीग्रिटी को बढ़ाए, ठीक है, और एफिशिएंसी को बढ़ाए, ये अपन ने 4-5 पॉइंट पढ़े, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया को लोकेट करे, ठीक है, ये सारे पॉइंट। उसके लिए हमने पढ़ा कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क, क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड अप्रेजल, ये अपन ने भी पढ़ लिया। अब अपन को ये समझना पड़ेगा कि इंटरनल चेक सिस्टम में क्या क्या जनरल कंडीशन चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक बंदा, कोई भी एक बंदा पूरे ट्रांजेक्शन को कंप्लीट ना करे, नो सिंगल पर्सन शुड हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर एनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है। स्टाफ ड्यूटीज, स्टाफ को अप्रोप्रिएट रोटेट करते रहो, ठीक है। स्टाफ को छुट्टियों पे भी भेजो, तो स्टाफ को शुड बी एनकरेज टू गो ऑन लीव, तभी तो पता चलेगा कि कोई वो फ्रॉड कर रहा है, तो अगर वो लीव पे गया होगा तो कोई दूसरा बंदा वो काम करेगा, तो भाई तभी तो पता चलेगा गलती है या नहीं है, ठीक है। तो उसे रोटेट करो, उसे छुट्टियों पे भेजो, थोड़े बहुत दिन घूमने जा भाई, ठीक है। और एक ही बंदे को पूरे ट्रांजेक्शन का कंट्रोल मत दो, ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गया। और जिसके पास फिजिकल कस्टडी है उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस मत दो, ठीक है। जैसे मान लो जिसके पास कैश मेंटेन होता है उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस मत दो, ठीक है ना। और हमें क्या करना है, अब जो मैकेनिकल डिवाइसेज होते हैं, जैसे कैश जैसे ही निकला तो एक वो जैसे आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो मैकेनिकल डिवाइसेज शुड बी यूज्ड, कि भाई कोई भी चोरी हो रही है तो अपने को पता चल जाए, ठीक है। एंड बजटरी कंट्रोल शुड बी एक्सरसाइज, तो अपन ने क्या बोला, एक बंदा पूरा काम ना करे, उसकी जॉब रोटेशन होनी चाहिए, उसे छुट्टियों पे भेजना चाहिए। फिजिकल वाले को बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मिलना चाहिए, जिसके पास कैश पड़ा है उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस नहीं होना चाहिए। हमें मैकेनिकल डिवाइसेज यूज़ करनी चाहिए जो बता दे चोरी हुई है या नहीं हुई है, और हमें बजटरी कंट्रोल को एक्सरसाइज करना चाहिए। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर these are the general conditions that needs to be implemented for a effective internal check system। क्या क्या, एक बंदे को पूरा कंट्रोल मत दो, ठीक है, एक रोटेट करो, लीव पे भेजो, मैकेनिकल डिवाइसेस लगाओ, बजटरी कंट्रोल को एक्सरसाइज करो, ठीक है। अब देखो अब अपन पढ़ते हैं रिव्यू ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा क्या होगा, जब मैं रिव्यू करूंगा, ऑडिटर रिव्यू कर रहा है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, तो इससे क्या फायदा होगा, उसे अपने ओपिनियन बनाने में। द रिव्यू ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स द ऑडिटर टू फॉर्मुलेट हिज ओपिनियन एज टू द रिलायंस ही मे प्लेस ऑन द सिस्टम इटसेल्फ, तो वो उसे हेल्प करेगा टू फॉर्मुलेट हिज ओपिनियन ऑन द रिलायंस ही मे प्लेस ऑन द सिस्टम, ठीक है। और वो उसे ये भी पता चल जाएगा व्हाट आर द एरियाज ऑफ वीकनेस इन द सिस्टम, तो वो उसे हेल्प करेगा कि कहाँ कहाँ पे मैं रिलायंस प्लेस कर सकता हूँ एंड व्हाट आर द एरियाज ऑफ वीकनेस। तो ये अपना आंसर हो जाता है कि रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल से क्या क्या फायदा मिलता है ऑडिटर को, तो वो एरियाज ऑफ वीकनेस को आइडेंटिफाई कर पाएगा एंड वो उन एरियाज को मतलब रिलाई कर पाएगा, दैट विल हेल्प हिम इन फ्रेमिंग हिज ओपिनियन। तो द रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इनेबल्स द ऑडिटर टू फॉर्मुलेट हिज ओपिनियन एज टू द रिलायंस ही मे प्लेस ऑन द सिस्टम इटसेल्फ एंड टू लोकेट द एरियाज ऑफ वीकनेस इन द सिस्टम। तो वो कमियां बताएगा एंड इट विल हेल्प इन फ्रेमिंग हिज ऑडिट ओपिनियन, ठीक है। अब अपन समझते हैं इंटरनल कंट्रोल को असेस करना है एंड इवैल्यूएशन करना है। ये कौन कर रहा है, ऑडिटर कर रहा है, ठीक है। ऑडिटर क्या कर रहा है, इंटरनल कंट्रोल को असेस कर रहा है एंड इवैल्यूएशन करना है। तो देखो अब इसमें क्या पॉइंट्स आएंगे, इसमें वही पॉइंट आएंगे जैसे जो इंटरनल कंट्रोल का स्ट्रक्चर में पढ़ा था, जैसे कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ठीक है। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल में पढ़ा था ना, है ना। फिर हम क्या क्या और रिव्यू करेंगे, एंटरप्राइज कैसे रिस्क मैनेज करता है, एंटरप्राइज कैसे रिस्क को मैनेज करता है, ठीक है। और हम क्या देखेंगे, जॉब रोटेशन है या नहीं है, ठीक है। और हम देखेंगे कि डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स डॉक्यूमेंट, जिसमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड है, क्या वो बनाया गया है या नहीं बनाया गया, और क्या आईटी बेस्ड कंट्रोल्स है या नहीं है। तो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, इंटरनल कंट्रोल के स्ट्रक्चर को असेस करेंगे, क्या क्या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है या नहीं है, जॉब रोटेशन है या नहीं है, क्या डेलीगेशन एंड अथॉरिटी क्लियरली आइडेंटिफाइड है या नहीं है, या आईटी बेस्ड कंट्रोल्स बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए, ठीक है। या फिर एंटरप्राइज का क्या रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये अपना हो जाता है कंप्लीट।
अब देखो, अभी अपन ने पढ़ा इंटरनल कंट्रोल का असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ना एक बार ना 8 स्कैनर में क्वेश्चन है, वो जरूर देख लेना आप, क्योंकि थोड़ी सी ना इसमें लैंग्वेज नहीं पता चलता कि इसमें ये आंसर लिखना है या नहीं लिखना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लेना आप इसका। तो इंटरनल कंट्रोल असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन पढ़ लिया। अब देखो, इवैल्यूएशन करने के लिए अपन को कुछ बहुत टेक्निक्स लगानी पड़ेगी। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेक्निक? तो फर्स्ट वन मीन क्वेश्चनियर, चेकलिस्ट एंड फ्लो चार्ट। 3 टेक्निक्स होती है फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्वेश्चनियर में हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट से पूछते हैं कि भाई तुम बताओ तुम्हारे यहाँ पे कैसे होता है काम, ठीक है। चेकलिस्ट में क्या होता है, ये ऑडिटर के लिए बनाई गई होती है कि ऑडिटर ये चेक कर ले कि भाई मैंने ये वाला काम किया है या नहीं किया, ठीक है। तो क्वेश्चनियर किसके लिए होता है, मैनेजमेंट के लिए होता है। चेकलिस्ट किसके लिए होती है, ऑडिटर के लिए होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हम आगे डिफरेंस पढ़ेंगे क्वेश्चनियर और चेकलिस्ट के बीच में क्या क्या फर्क है। तो क्वेश्चनियर किसके लिए होता है, मैनेजमेंट से जहां हम क्वेश्चन पूछते हैं। और चेकलिस्ट में क्या होता है, ऑडिटर के लिए एक तरीके से वो ऑडिट प्रोग्राम टाइप होता है, जहां पे ऑडिटर से ये पूछा जाता है भाई तुमने ये चीज कर ली या नहीं करी, या कर ली या नहीं करी, तो उसमें यस या नो में जवाब देना पड़ता है, ठीक है। तो क्वेश्चनियर इज फॉर द मैनेजमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, ये थोड़ा डिटेल्ड होगा, और ये जो चेकलिस्ट होगा ये थोड़ी समराइज होगी, बिकॉज दिस इज फॉर द ऑडिटर, ठीक है। तो ऑडिटर के लिए पॉइंट्स के लिए, ठीक है। अभी अपन आगे देखते हैं। क्वेश्चनियर में क्या होता है, अगर मान लो कोई बंदा जवाब देता है, तो क्वेश्चन अब हम कैसे पूछते हैं क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे ये पूछते हैं कि आर ऑल रिसिप्ट रिकॉर्डेड प्रॉम्प्टली एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक डेली। हम मैनेजमेंट से पूछ रहे हैं इस सवाल, तो मैनेजमेंट ने जवाब दिया यस। तो अगर जवाब आ रहा है यस, तो इसका मतलब क्या है, इंटरनल कंट्रोल बढ़िया है। अगर जवाब आता नहीं, तो फिर इंटरनल कंट्रोल क्या है, बेकार है। तो नो आंसर विल इफेक्ट वीकनेस, ठीक है। अगर हम क्वेश्चनरी की बात करें, तो अगर नो जवाब आ रहा है तो मतलब क्या है, वीकनेस है। और अगर यस जवाब आ रहा है तो मतलब कंट्रोल बहुत शानदार है, ठीक है। तो अगर देखो क्वेश्चनर में क्या होता है, हम मैनेजमेंट से सवाल पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि आपका क्या, आप कैश डेली बेसिस पे डिपॉजिट करते हो बैंक में, तो जवाब आता है हाँ। अगर जवाब आता है हाँ, तो कंट्रोल क्या है, बहुत शानदार। अगर जवाब आता है ना, तो कंट्रोल क्या है, बहुत बेकार, ठीक है। तो अब अपन को ये समझना पड़ेगा कि जब हम बढ़िया एक क्वेश्चनियर बनाते हैं, जब हम मैनेजमेंट से सवाल पूछ रहे हैं, तो हम सर्टन बेसिक अजम्पशंस माइंड में रख के चलते हैं। तो उन बेसिक अजम्पशंस को यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने बताया है। हम क्या मानते हैं कि देखो, इसमें हम ये मानते हैं कि इंटरनल चेक सही से चल रहा है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज सही से हो रही है, ठीक है। एंड नो मतलब इंटरनल चेक और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज सबसे बढ़िया काम हो रहा है। मतलब हम ये अज्यूम करते हैं कि इंटरनल चेक अच्छे से ऑपरेट हो रहा है कंपनी में, और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज चल रही है। तो हम देखो, हम क्या करते हैं, हम सर्टन अजम्पशन लेते हैं जब क्वेश्चनियर बनाते हैं। द सर्टन प्रोसीजर इन जनरल यूज बाय द मोस्ट बिजनेस कंसर्न आर एसेंशियल इन अचीविंग रिलायबल इंटरनल कंट्रोल। तो हम ये मानते हैं कि जो हर बिजनेस में होता है, जैसे कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, तो हम ये मानते हैं कि इस कंपनी में भी होगा ही होगा। तो हम इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर बनाते हुए ये पॉइंट्स अपने माइंड में रखते हैं। मतलब हम ये बेसिक अजम्पशन करते हुए चलते हैं कि भाई ये चीज़ तो कंपनी में होगी ही होगी, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि क्या ड्यूटीज एंड दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। मतलब दो ही पॉइंट के अराउंड घूमेगा, एक सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, दूसरा इंटरनल चेक, ठीक है ना। एम्प्लॉय जो जिनके पास अकाउंटिंग फंक्शन है, उन्हें कस्टोडियल फंक्शन नहीं दिया जाएगा। मतलब जिनके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस है, उन्हें फिजिकल कस्टडी नहीं दी जाएगी। तो ये क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है। और इंटरनल चेक में भी पढ़ा था अपन ने, ठीक है। नो सिंगल पर्सन तो ऑथर पूरा मतलब नो सिंगल पर्सन कैन कंप्लीट अ whole transaction, ठीक है। there should always be evidence to identify the person who has done the work whether involving authorization, implementation और checking। तो हम properly identify कर सकते हैं किसने transaction को authorize किया था, किसने उसे implement किया और किसने उसे check किया, ठीक है। the work performed by each one is expected to come under the review of another, इसे हम बोलते हैं internal check, ठीक है। there is proper documents and recording of all transaction। तो मैं simple बोलूँ तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एंड इंटरनल चेक के बारे में हम बेसिक अजम्पशन करते हैं जब हम क्वेश्चनियर बनाते हैं और मैनेजमेंट से सवाल पूछते हैं। अगर क्वेश्चनियर में जवाब आता है यस, तो हम ये मानते हैं कि कंट्रोल बढ़िया है। अगर जवाब आता नहीं, तो हम मानते हैं कंट्रोल बेकार है, ठीक है। ये हो गया अपना। अब आते हैं चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में क्या होता है, ये ऑडिटर के लिए बनाया होता है, ठीक है। इट इज अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन और क्वेश्चन ऑन इंटरनल कंट्रोल विच द ऑडिटर मस्ट फॉलो, ठीक है। अगर इसमें क्या होता है, क्वेश्चंस होते हैं, द आंसर वुड जनरली बी यस और नो और नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो जैसा वो क्वेश्चनर क्या होता है, वो मैनेजमेंट के लिए होता है, चेकलिस्ट इज फॉर द ऑडिटर। अब देखो कैसे होता है चेकलिस्ट में। क्वेश्चंस इन द चेकलिस्ट में बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग मैनर, ठीक है। अब मेरे से पूछा जाएगा, मैं ऑडिट करने वाला एक ऑडिट स्टाफ हूँ, मेरे से क्या पूछा जा रहा है, हैव यू चेक दैट द कैशियर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग द इनकमिंग मेल्स। तो मेरे से पूछा गया है, तो मैं यहाँ पे क्या जवाब दूंगा, यस या नो। तो क्या मैंने चेक किया है, तो मैं जवाब दे दूंगा यस, अदरवाइज क्या दे दूंगा मैं, नो, ठीक है। तो ये मतलब मेरे लिए है। चेकलिस्ट किसके लिए होती है, ऑडिटर के लिए होती है। और वो क्वेश्चनर किसके लिए होता है, वो मैनेजमेंट के लिए होता है। तो ये हमने देखा कि ये चेकलिस्ट मतलब जैसे मेरे लिए है कि मैंने चेक किया है कि द कैशियर डज नॉट हैव द एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट, डज नॉट ऑथराइज द एक्सपेंडिचर, डज नॉट साइन द चेक। तो ये मेरे से पूछे गए सवाल है, ठीक है। तो अब देखो फर्क क्या है। तो
इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर्स में क्या होता है, बहुत क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि हम ये मैनेजमेंट से पूछ रहे हैं, ठीक है, बट द चेकलिस्ट कंटेन्स लेस क्वेश्चन, ठीक है, रिलेटेड टू द मेन कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर में जो वीकनेस होती है वो दैट इज हाईलाइटेड बाय द वर्ड यस। देखो ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे नो आना चाहिए था, ठीक है, वाइल इन द चेकलिस्ट इट इज इंडिकेटेड बाई। अब देखो चेकलिस्ट में ये वाला जो पॉइंट है ना ये थोड़ा सा गलत है, आप लेकिन इसे एज इट इज़ ही याद कर लेना क्योंकि स्टडी मटेरियल में ऐसा ही दे रखा है, ठीक है। अब देखो, अब आप देखो इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस पहले तो इन्होंने बोला यस से हाईलाइटेड होती है, लेकिन एक्चुअल में होती नो से ही है, ठीक है। द सिग्निफिकेंस ऑफ नो इन एन ICTU डज नॉट इंडिकेट अ वीकनेस बट द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट वीकनेस इज नॉट रिवील्ड ऑटोमेटिकली। देखो इसमें क्या पॉइंट है, देखो ICTU बहुत डिटेल्ड होता है, मतलब कंट्रोल क्वेश्चनियर बहुत डिटेल होता है, चेकलिस्ट थोड़ी समराइज होती है, पहला पॉइंट तो ये, ठीक है। फिर अपन देखते हैं इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर में जो वीकनेस होती है, अब ये वाला थोड़ा सा क्रैम करना पड़ेगा, वैसे तो नो से हाईलाइट होती है लेकिन इन्होंने यस दिया है, ठीक है, और तो फिर ऑब्वियस ही बात है चेकलिस्ट में आप क्या कर देना नो, ठीक है। ये थोड़ा सा क्रैमिंग वाला पॉइंट है, ठीक है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा एज इट इज, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, अगर मान लो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर में वीकनेस होती है तो जवाब क्या आना चाहिए, नो, जो कि अपन ने पहले पढ़ा था, ठीक है। लेकिन यहाँ बस ये वाला पॉइंट आप छोड़ दो, ठीक है, या तो ये छोड़ देना या फिर मतलब एग्जैक्ट तो जवाब इसका यही है कि इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर में वीकनेस तब पता चलती है जब जवाब आता नहीं, क्योंकि जब मैं मैनेजमेंट से पूछता हूँ कि आपका कैश बैंक में डेली डिपॉजिट होता है, तो अगर जवाब आता यस तो इसका मतलब तो क्या होता है, कंट्रोल बढ़िया चल रहा है, अगर जवाब आता नहीं तो इसका मतलब क्या होता है, कंट्रोल बेकार चल रहा है। तो अब देखो अगर जब वो जवाब आता नहीं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो अब अगर जब मैनेजमेंट जवाब देता नहीं तो वो क्या होता है, वो इसे डिटेल में नहीं बताता कि हम इसके लिए ऑल्टरनेटिव क्या करते हैं। लेकिन जब ऑडिटर अपनी चेकलिस्ट में जवाब देता नहीं, मतलब अगर वो कोई वीकनेस आइडेंटिफाई करता है तो ऑडिटर को ये बताना पड़ता है कि इसका फिर हमने कैसे रिजॉल्व किया। तो हाउएवर इन द चेकलिस्ट अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड वेयर एन अपरेंट वीकनेस में प्रूव टू बी मटेरियल। तो देखो पहला क्या हमने बोला, देखो सिंपल आप लर्न करो, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत डिटेल्ड होते हैं, लेकिन जो उनके जवाब आते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं, यस या नो के होते हैं। लेकिन चेकलिस्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके जो जवाब आते हैं अगर उसमें कोई वीकनेस है तो आपको बहुत स्पेसिफिक स्टेटमेंट देनी पड़ती है। बस ये एक तरीके से आप लर्न कर लेना, ठीक है। अब अपन चलते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में क्या होता है, देखो जैसे ही देखो इसे आप कैसे लर्न करोगे, फ्लो चार्ट में क्या होता है, फ्लो चार्ट में जैसे मान लो सामान आया, ठीक है, तो क्या बनती है, गुड्स रिसिप्ट नोट, एट व्हाट पॉइंट अ डॉक्यूमेंट इज रेज्ड इंटरनली और रिसीव्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज। तो अब यहाँ पे क्या बनती है, GRN बनती है, ठीक है। कितने नंबर ऑफ कॉपीज में GRN बनती है, इसमें आप परचेज ऑर्डर के साइकिल लर्न करना, जब सामान आता है तो GRN बनती है, तो किस पॉइंट पर डॉक्यूमेंट बनता है, ठीक है, कितने कॉपीज में डॉक्यूमेंट बनता है। अब GRN कहाँ जाएगी, ठीक है, अब GRN जाएगी अपना क्या बोलते हैं, अब GRN डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाती जाएगी। अब जैसे लेट्स सपोज फिनेंस डिपार्टमेंट में गई तो फिनेंस डिपार्टमेंट में मतलब द इंटरमीडिएट स्टेजेस सेट सिक्वेंशियली थ्रू विच द डॉक्यूमेंट एंड द एक्टिविटी पासेस। फिर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट टू द वेरियस सेक्शन डिपार्टमेंट्स और ऑपरेशन। लेट्स सपोज अब यहाँ पे फिनेंस डिपार्टमेंट के पास GRN पहुंची, अब फिनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसे GRN को चेक करेगा इनवॉइस के साथ, तो चेक इन ऑथराइजेशन एंड मैचिंग एट रेलेवेंट स्टेजेस। तो फिनेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, GRN को चेक कर रहा है वेंडर के इनवॉइस के साथ, एंड वी विल फाइल इट इन आर मतलब क्या बोलते हैं वाउचर वाली फाइल में, एंड फाइनल डिस्पोजल जब कंपनी एक्ट बोलता है कि आप अपने क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स को डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि किस पॉइंट पर डॉक्यूमेंट रेज होता है, कितने नंबर ऑफ कॉपीज रेज होती है, फिर वो किस सीक्वेंस के थ्रू पास होता है, फिर हम देखेंगे कि किन किन डिपार्टमेंट्स को वो डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, फिर वो कैसे उसे ऑथराइज एंड मैचिंग कैसे होती है जब GRN को मैच किया जाएगा वेंडर इनवॉइस के साथ, एंड फिर हम उसे फाइल करते हैं इन आर वाउचर फाइल, एंड फाइनल डिस्पोजल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो चेकलिस्ट, क्वेश्चनियर एंड फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से लर्न कर देना क्योंकि ये पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट वाला एरिया है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट में हमने पढ़ लिया कि किस पॉइंट पे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, कितने नंबर ऑफ कॉपीज में बनते हैं, कितने स्टेजेस के वो पास होता है, अप्रोप्रिएट मैचिंग कब होती है ना, फिर फाइलिंग होता है, एंड फाइनल डिस्पोजल हो जाता है जब कंपनी एक्ट बोलता है कि अब आपको डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये अपना पॉइंट हो जाता है। अब अपन चलो फ्लो चार्ट तो बहुत ईजी है, फ्लो चार्ट में तो कोई इतना लंबा है, मतलब इसमें फ्लो चार्ट में क्या होता है, प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब चलो 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 फटाफट, है ना। अब अगर मान लो अगर आपको कोई इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस मिली तो अब आप ऑडिटर एज ए ऑडिटर क्या करोगे, तो हम क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ वीकनेस बताएंगे और हम सजेशंस बताएंगे, ठीक है। हम लेकिन ये भी बताएंगे कि हमने वही वीकनेस बताई है जो हमारी अटेंशन में आई थी, ठीक है, एंड दैट हिज एग्जामिनेशन हैज नॉट बीन डिजाइन टू डिटरमाइन द एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल फॉर द मैनेजमेंट। हमने वही डेफिशिएंसी बताई है जो हमारे नजर में आई थी ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रोल
कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, है ना। हमने लेकिन सारे इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट नहीं किया है। ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फॉर द मैनेजमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ रिवाइजिंग देयर सिस्टम, ठीक है। और ये हेल्प करता है ऑडिटर टू मिनिमाइज देयर लीगल लाइबिलिटी, क्योंकि इसमें ऑडिटर ने क्या अटेंशन ड्रॉ किया है कि ये आपके कंट्रोल्स में वीकनेस है। द लेटर लिस्ट डाउन द एरिया ऑफ वीकनेस, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे, लेकिन ये सारे कंप्लीट एरिया ऑफ वीकनेस नहीं, ये वही एरिया है जो हमारी नज़र में आए थे, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, ऐसे 265 क्या बोलता है, तो हमें द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट टू द मैनेजमेंट एट एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ टाइमली बेसिस। यहाँ पे किसके साथ बात करने की बात कर रहा है, कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट, मतलब इट इज नॉट टू TCWG बट टू द मैनेजमेंट। क्या, जो कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज हमने इंटरनल कंट्रोल में फाइंड करी है दैट द ऑडिटर हैज कम्युनिकेटेड और इंटेंस टू कम्युनिकेट टू TCWG, मतलब TCWG को बताने से पहले आप मैनेजमेंट को बताइए कि कौन सी आपको सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मिली है इन द इंटरनल कंट्रोल, है ना। तो मतलब हमें सबसे पहले मैनेजमेंट को बताना है, देन टू द TCWG, ठीक है। या फिर अदर डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल जो कि हमने आइडेंटिफाई तो करी थी, ठीक है, बट हैव नॉट बीन कम्युनिकेटेड टू द मैनेजमेंट, मतलब हमने किसी और बंदे की डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करी, लेकिन उस और बंदे ने मैनेजमेंट को नहीं बताया कि ये डेफिशिएंसी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी है जो कि मैनेजमेंट के ध्यान में आनी चाहिए। तो मैंने बोला कौन से डेफिशिएंसी बतानी है, सबसे पहले वो डेफिशिएंसी जो मैं TCWG के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो तो बतानी ही बतानी है मैनेजमेंट को, ठीक है, अनलेस इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू कम्युनिकेट। मतलब इसमें ये तब होगा जब मैनेजमेंट खुद ही उसमें इन्वॉल्व है, मतलब मैनेजमेंट खुद ही गलत काम कर रहा है ना। तो सबसे पहले मैनेजमेंट को वो डेफिशिएंसी बतानी है जो कि हम TCWG को बताने वाले हैं, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। फिर दूसरा, अदर डेफिशिएंसीज जो हमने अदर पर्सन के काम में निकाली, हालांकि अदर पर्सन को मैनेजमेंट को बताना चाहिए था लेकिन उसने नहीं बताया, लेकिन हम चाहते हैं कि भले ही ये TCWG के लायक नहीं है डेफिशिएंसी, लेकिन हम मैनेजमेंट को जरूर बताना चाहते हैं कि आपके कंट्रोल में डेफिशिएंसी है। तो हम ये वाले पॉइंट में आ जाते हैं, ठीक है। अब हम क्या क्या बताते हैं लेटर में, हम बताते हैं कि ये डेफिशिएंसी है, हम अपना कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन को बताते हैं। क्या बताते हैं कि हमारा ऑडिट का जो पर्पस था दैट वाज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नॉट ऑन द इंटरनल कंट्रोल। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम क्या करते हैं, कंसिडरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, बट वी कंसिडर द इंटरनल कंट्रोल फॉर द पर्पस ऑफ डिजाइनिंग आवर ऑडिट प्रोसीजर बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। हम इंटरनल कंट्रोल्स को कंसिडर करते हैं टू प्लान आर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, ठीक है। और हमने इस लेटर में वही मैटर्स रिपोर्ट किए जो हमारी नज़र में आए, कुछ और भी मैटर बच सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि ये डेफिशिएंसी है ना। हमारा पर्पस क्या था, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ओपिनियन देने के लिए हम इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। बट वी डू नॉट इवैल्यूएट इंटरनल कंट्रोल फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन बट रादर फॉर द पर्पस ऑफ डिफाइनिंग आर NTE of the further audit procedures, ठीक है। and the matters that are reported here are only to those deficiencies that the auditor has identified during the audit, ठीक है। and there may be any other discrepancy also। अब अपन आते हैं फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनल कंट्रोल। वैसे तो आज तक ये इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन पिछली बार ये पेपर में आ गया तो मैं भी इस बार करा देता हूँ, ठीक है। तो कोसो फ्रेमवर्क क्या बोलता है, कोसो फ्रेमवर्क में वही 5 कॉम्पोनेंट आते हैं इंटरनल कंट्रोल के जो अपन ने इंटरनल कंट्रोल्स के कॉम्पोनेंट में पढ़ा था। क्या क्या, कंट्रोल एनवायरमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग। ये तो सेम टू सेम है, ठीक है। इस बार पेपर में यही आया था। कोसो फ्रेमवर्क तो बहुत इजी है। फिर आता है कैनेडियन इंस्टीट्यूट वाला। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। वो बोलता है कि पहले आप ढूंढो व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। वेदर द एम्प्लॉयज आर कमिटेड टू परफॉर्म द इंटरनल कंट्रोल, तो पर्पस ढूंढो, कमिटमेंट ढूंढो, एंड वेदर द एम्प्लॉयज हैव द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म दैट इंटरनल कंट्रोल, एंड देन मॉनिटर एंड लर्न फ्रॉम दी एनी डेफिशिएंसी। तो पर्पस ढूंढो, कमिटमेंट ढूंढो, कैपेबिलिटी ढूंढो एंड मॉनिटरिंग एंड लर्निंग। ये क्या है, कैनेडियन फ्रेमवर्क है ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। तो पर्पस, कमिटमेंट, कैपेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग एंड लर्निंग, ये भी अपना हो जाता है। फिर आता है कॉबिट फ्रेमवर्क। इसमें कुछ इतना लगता नहीं है मुझे, लेकिन इसका ये नाम याद कर लेना, कोबिट क्या होता है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर इन्फॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये MCQ में पूछते हैं, ठीक है। और ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है सार्बन-ऑक्सली एक्ट, ठीक है। ये आप खुद ही रीड मार देना, इसमें कुछ नहीं है। इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है ना, उसमें वो हमें कमेंट देना पड़ता है, सेक्शन 404, ठीक है। सेक्शन 404 आना चाहिए आपको, सार्बन-ऑक्सली एक्ट सेक्शन 404, है ना। और इसमें हमें मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट नीड्स टू परफॉर्म अ फॉर्मल असेसमेंट ऑफ इट्स कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिगार्डिंग इट्स डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, एंड मैनेजमेंट इंक्लूड्स दिस असेसमेंट इन इट्स एनुअल रिपोर्ट, एंड द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑल्सो नीड्स टू प्रोवाइड एन ओपिनियन ऑन द इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल ओपिनियन, मतलब ट्रेडिशनल ओपिनियन के साथ साथ वो ICFR के ऊपर भी ओपिनियन देता है। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो होप यू हैव लाइक द वीडियो। तो बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, बस आप ऐसे ही पढ़ते रहो। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक्स अ लॉट।